हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। आज 19 जनवरी है। देखेंगे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। ये सारे जो है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे तथा पीआईबी जैसे ऑथेंटिक सोर्स पे आधारित है। यहाँ पे सिर्फ आपको करंट के क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे बल्कि करंट को देखने का अप्रोच भी बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश ने पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह समूह लॉन्च किया है? ऑप्शन है नाइजीरिया, केनिया, बोत्सवाना या दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने जो है पूरी तरीके से जो है अफ्रीकी महाद्वीप में विकसित पहला उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है तारामंडल। और यह उपग्रह करेगा क्या? तो ये जो है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट है, अर्थात ये समुद्र में जो भी नौवाहन होता है उसको जो है ये हेल्प करेगा। इसके अलावा देखते हैं तो इस सेटेलाइट को लॉन्च कौन कर रहा है? तो इस सेटेलाइट को जो है लॉन्च कर रहा है स्पेसएक्स, अमेरिकी कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। और समूह इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये 3 छोटे छोटे उपग्रहों अर्थात नैनो सेटेलाइट का एक समूह है, इसलिए इसका नाम भी जो है वो तारामंडल रखा गया है। वहीं बात करते हैं तो नेपाल का जो पहला उपग्रह था उसका नाम था नेपाली सैट, जबकि श्रीलंका के पहले उपग्रह का नाम रावण 1 था। आपको कमेंट में बताना है कि भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम क्या था। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन है जकार्ता, बांडुंग, सुराबिया या नुसंतारा। तो देखिए, इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से इफेक्टेड है। उसका जो राजधानी जकार्ता है वो धीरे धीरे समुद्र में डूबता जा रहा है, इसलिए इंडोनेशिया ने जो है हाल में ये फैसला किया है कि वो अपनी राजधानी को जकार्ता से चेंज करके और वो ले जाएंगे नुसंतारा। तो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी हो जाएगी वो नुसंतारा हो जाएगी। इंडोनेशिया जो है वो पैसिफिक ओशियन में का एक कंट्री है और ये जावा सी के पास आता है। आप देख सकते हैं जकार्ता समुद्र के कितना नज़दीक है। और क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो है समुद्र का लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में जकार्ता जो सिटी है वो पूरी तरीके से डूब जाएगा। इसलिए ये चेंज करके जो है यहाँ पे एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है बोर्नियो। बोर्नियो आइलैंड में ये अपनी राजधानी को ले जाएंगे। और बोर्नियो आइलैंड में ये जो जगह है इसका नाम है पूर्वी कालीमंतन। पूर्वी कालीमंतन इस जगह के अंदर एक जगह है उसका नाम है नुसंतारा। वहाँ पर ये जो है अपनी राजधानी को शिफ्ट कर रहा है। इसकी खासियत यही है कि इस जगह में जो है वो जोग्राफिकल जो जैसे बाढ़ और सूखा की संभावनाएं कम है, साथ ही ये जो है पूरा फॉरेस्ट एरिया है, इसलिए ये सेफ लग रहा है इंडोनेशिया को कि हाँ हम अपनी राजधानी को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। देखते हैं इंडोनेशिया जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे शहर जो है धीरे धीरे जो है पानी में डूबता जा रहा है। कुछ फोटो है वहाँ की। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी बोला है कि दुनिया का सबसे तेज़ी से डूबता शहर जो है वो जकार्ता है, इसलिए उसने अपनी राजधानी को कालीमंतन का जो एक जगह है नुसंतारा वहाँ शिफ्ट करने का फैसला किया है। वहीं अगर बात करें इंडोनेशिया की तो ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है और ओशनियाई कंट्री में भी ये आ जाता है। और यहाँ पे जो टोटल 17,508 आइलैंड है। टोटल जो आइलैंड है उनकी संख्या जो है वो 17,508 है। तो एक आइलैंड का ये कंट्री है। और यहाँ की जो आबादी है उस आबादी की अगर बात करें तो ज़्यादातर आबादी जो है वो मुस्लिम बहुल आबादी है। और पूरी दुनिया में इसका जो है वो 4th रैंक आता है। इंडिया जो है सेकेंड पे है चाइना के बाद, और 4th पे इंडोनेशिया का नंबर आता है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। यहाँ की कुल जनसंख्या 27 करोड़ है। तो आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो नुसंतारा है और इसने क्यों शिफ्ट किया ये भी आपको मालूम हो गया होगा। देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 में महिलाओं के नेतृत्व वाली स्टार्टअप श्रेणी में किस स्टार्टअप को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है नफा इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, उम्बो इडटेक प्राइवेट लिमिटेड, सागर डिफेंस या फ्रंटियर मार्केट्स। तो देखिए, यहाँ पे जो है फ्रंटियर मार्केट जो है एक महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप है।
उसी को जो है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए ये जो अवार्ड है इसमें कई श्रेणी में बांटा गया है। टोटल जो है 46 अवार्ड्स यहाँ दिए गए हैं। उसमें एक महिलाओं के लिए था जो फ्रंटियर मार्केट को मिला। अगर बात करें दूसरे श्रेणी की तो वो जो है कर्नाटक सबसे ज़्यादा 46 में से 14 अवार्ड जो है वो कर्नाटक को मिला है स्टार्टअप के लिए। वहीं फिनटेक होता है फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, दोनों का जो मिश्रण है वो कहलाता है फिनटेक। तो फिनटेक श्रेणी में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसके लिए जो है बेंगलोर की एक स्टार्टअप है नफ़ा इनोवेशन, उसे मिला है। जबकि फिनटेक में जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके लिए ओम्बो एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड को ये प्राइज़ मिला है। और रोबोटिक्स के क्षेत्र में जो है वो सागर डिफेंस नामक स्टार्टअप को ये प्राइज़ मिला है। तो ये था नेशनल स्टार्टअप पुरस्कार 2021 से संबंधित फैक्ट। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, लंदन, सिंगापुर या दुबई। तो इसका सही आंसर है दुबई। दुबई में जो है अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन किया गया था और उसमें महाराष्ट्र की जो लावनी है उसकी जो कलाकार है सुमित भाले, उन्हें जो है वो गोल्डन प्राइज मिला है, गोल्डन पदक से सम्मानित किया गया उन्हें। और अगर बात करें लावनी की तो लावनी जो है वो महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है और इसमें जो है ढोल की थाप पर ये नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रश्न है फीफा की सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2021 का पुरस्कार किसने जीता? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या नेमार डी सिल्वा। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। इन्हें जो है फीफा मेल कैटेगरी में जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का प्राइज मिला है। बात करें अगर फीफा अवार्ड 2021 की तो मेल कैटेगरी में जो है वो पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट लेवांडोव्स्की इनका संबंध किस देश से है या फिर किस टीम के लिए खेलते हैं। तो ये बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं और इन्हें लगातार दूसरी बार यह प्राइज़ मिला है फीफा बेस्ट मेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। वहीं अगर बात करें मेसी को तो मेसी को जो है ये दूसरे नंबर पे दूसरे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने के लिए भी सम्मानित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित कि महिला कैटेगरी में फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का प्राइज़ किसे मिला है? ऑप्शन है जेनिफर हार्मोस, सैम केर, एलेक्सा पुटलेस या लूसी ब्रॉन्ज। तो सही आंसर है एलेक्सा पुटलेस। एलेक्सा पुटलेस को जो है वो फीफा का फीमेल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का प्राइज़ मिला है। और अगर बात करें इनकी तो ये जो स्पेन की खिलाड़ी हैं और ये इन्हीं को जो है बैलन डियोर 2021 का खिताब दिया गया था महिला कैटेगरी का, जबकि पुरुष कैटेगरी का बैलन डियोर खिताब जो है वो लियोनेल मेसी को दिया गया था। अगला प्रश्न है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2022, यह रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन है यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या यूनिसेफ। यहाँ आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट का बात किया जा रहा है तो एम्प्लॉयमेंट से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि लेबर जो आईएलओ है उसके द्वारा ये किया गया होगा। तो इसका सही आंसर जो है आईएलओ है। आईएलओ ने जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2022 नामक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो वैश्विक बेरोजगारी है वो 2022 में बढ़कर 207 मिलियन तक पहुंच जाएगी और यह 2019 की तुलना में 21 मिलियन अधिक है। अर्थात 2022 में जो है बेरोजगारी में और बढ़ोतरी ही होगा। वहीं अगर आईएलओ की बात करें तो आईएलओ जो है वो यूएनओ का एक एजेंसी है और इसकी स्थापना 1919 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है वुमेन एशिया कप हॉकी 2022 टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ होगा?
तो सही ऑप्शन है ओमान, जापान, मलेशिया या सिंगापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओमान। ओमान के मस्कट में जो है ये प्रतियोगिता करवाया जा रहा है और ये जनवरी 2022 में ही होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का आयोजन जो है वो मस्कट ओमान में होगा और इसका जो कप्तान है वो बनाया गया सविता को, ये गोलकीपर है। अभी जो भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन थी वो रानी रामपाल थी, लेकिन वो बीमार रहने के कारण या अनफिट होने के कारण सविता को जो है वो बनाया गया है कैप्टन। वहीं अगर बात करें भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच की तो वो यानिक सोपमैन है। और मस्कट में होने वाली इस प्रतियोगिता का जो विजेता होगा, अर्थात जो शीर्ष 4 टीम होगी, उन्हीं ही जो वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई करने को मिलेगा। अगर बात करें महिला हॉकी विश्व कप 2022 की तो ये जो है 1 से 17 जुलाई 2022 के बीच स्पेन और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा। तो यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न ये भी बनता है कि महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ होगा। महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो वो स्पेन और नीदरलैंड में होगा। वहीं 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप वो ओडिशा इस भारत में प्रस्तावित है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो वो इंडिया के ओडिशा में होगा। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन ने भारत के किस साइट्स को असमान विशेषताओं की सूची में सूचीबद्ध किया है। ऑप्शन है भारत युद्ध संग्रहालय, इंडियन वॉर म्यूजियम, जलियांवाला बाग, पानीपत युद्ध मैदान या कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान। देखिए ये जो एक संस्था है कॉमनवेल्थ देशों की है और युद्ध में जो भी सैनिक मरे थे, जो भी लोग मरे थे, उनके लिए एक कब्रिस्तान बनाया गया था हर एक देश में। कॉमनवेल्थ नेशन में वहाँ पे एक कब्रिस्तान है, तो उन सभी का एक साइट पे जो है वो एक लिस्टेड किया गया है कि 5 जो है महत्वपूर्ण वैसे साइट कौन से हैं। तो उनमें जो है भारत का एक कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान जो है वो लिस्टेड है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे जो है जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जापान से जो इंडियन के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में, उसमें लगभग 15 से 2500 के आसपास जो लोग हैं वो मारे गए थे और उन्हीं का जो यहाँ पे कब्रिस्तान बनाया गया है। तो ये इसकी खासियत थी और इसी को जो है वो लिस्टेड किया गया है कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स की सूची में। ठीक है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा को कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान या कोहिमा वॉर सिमेट्री के लिए सूचीबद्ध किया गया। वहीं अगर बात करें कोहिमा वॉर सिमेट्री की तो ये विश्व का एकमात्र कब्रिस्तान है जहाँ पे टेनिस कोर्ट भी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के जिला प्रशासन को कोविड-19 प्रबंधन में आईसीटी के उपयोग संबंधी श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2020-21 दिया गया है। सिंपल ये है कि 2020-21 का जो ई गवर्नेंस प्राइज है वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसे दिया गया है। ऑप्शन है केरल, गुजरात, नागालैंड या मणिपुर। तो इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड के सोम जिला को जो है वो कोविड-19 के टाइम में साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। यहाँ का जो प्रशासन था, सोम जिले का जो प्रशासन था, उसने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का उपयोग करके कोविड-19 महामारी को जो है अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया था, इसलिए उन्हें यह प्राइज़ दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो ई गवर्नेंस 24वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन था वो हैदराबाद में आयोजित किया गया था। देखिए ये दिया हुआ है कि 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन इस टाइप के प्रश्न जो है यहाँ से नहीं पूछते हैं। तो ये था आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।